जय हिंद साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। कल जो हम बात कर रहे थे जोधपुर जिला दर्शन के बारे में, आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। दूसरी क्लास ये इस जिले के संदर्भ में है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। कल जो आपने प्रश्नों की डिमांड की थी कि सर ये इस तरह के प्रश्न, तो वो प्रश्न इस सेकंड पार्ट के अंदर शामिल किया गया है। कल हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आज लगभग इन प्रश्नों के माध्यम से हम जोधपुर जिले को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है संकल्प परिवार में, और एक बार आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि जो विद्यार्थी आपके भाई बहन नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इस क्लास से जुड़ जाएं। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है वो है, जोधपुर से पूर्व मारवाड़ शासकों की राजधानी क्या थी। तो यहां पर हम बात करें कि जोधपुर जो है उसका निर्माण जो है 1459 के अंदर 12 मई या 13 मई की डेट आती है, इस दिन हुआ था। इससे पहले मारवाड़ शासकों की जो राजधानी है वो क्या थी। तो यहां पर हम बात करें मंडोर जो है वो मारवाड़ शासकों की पूर्व राजधानी थी, जो कि जोधपुर से पहले थी। ये था हमारा पहला प्रश्न। इसके साथ हम दूसरे प्रश्न की बात करें कि अश्व प्रजनन केंद्र की हम बात करें जो कि जोधपुर में स्थित है, तो ये जोधपुर में कहां पर है, ये प्रश्न ये यहां पर है। तो मंडोर, बोरुंदा, बिलाड़ा या फलोदी। राजस्थान में जो अश्व प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर में स्थापित किया गया है। आपको आंसर देना है कि जोधपुर में ये कहां पर स्थापित किया गया है। तो यहां पर हम बात करें, ये बिलाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है वो है अच्छी नस्ल के घोड़े, या हम अश्व कह सकते हैं, अश्व प्राप्त करना। इस अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य है अच्छी नस्ल के घोड़े या अश्व प्राप्त करना। कि जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की हम बात करें तो उसके अंदर इतनी ताकत थी, इतना पावर था कि महाराणा प्रताप जो कि कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल के थे, 81 किलो का उनके हाथ में भाला रहता था, 40-40 किलो की 2 तलवारें, 60 किलो की उनकी ढाल, इस तरह का सारा वजन होने के बाद भी यदि वो घोड़ा इतना वजन उठा लेता था तो वहां से एक परंपरा चली कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो वर्तमान में भी उस तरह के क्या घोड़े प्राप्त किए जा सकते हैं, इस बात को लेकर रिसर्च चल रहा है कि वो किस नस्ल का घोड़ा था। और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर अश्व प्रजनन केंद्र जो है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया है, ताकि भविष्य में अच्छी नस्ल के घोड़े प्राप्त किए जा सकें। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर का राज्य में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिले, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो पहला है जैसलमेर, दूसरा आएगा आपके बाड़मेर, तीसरा है आपके बीकानेर, और चौथा आ जाएगा आपके जोधपुर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्रम के हिसाब से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 22,850 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कौन से क्रम पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका जोधपुर जिला आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेगिस्तान से गिरा जहाज के नाम से जो जोधपुर का एक गांव है वो प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपको बताना है। वो है लोरडिया, धावा, लूणी या भोपालगढ़। तो यहां पर यदि हम बात करें तो जोधपुर में लोरडिया जो क्षेत्र है वो अपने मरुस्थली भूमि के कारण या वहां की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण क्या कहलाता है, जहाज के समान प्रतीत होता है, और उसे रेगिस्तान से गिरा जहाज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो आंसर है वो लोरडिया आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें, निम्न में से किसने मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल की रचना की। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो अटपटे प्रश्न हैं वो अधिकतर आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें एग्जाम का जो कट ऑफ है वो हाई कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब पेपर हम दे रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हैं
वो हमें आसानी से आ रहे हैं, लेकिन कम से कम पेपर के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है यार ये प्रश्न जो है वो कहां से आ गया। तो वो इसी तरह के प्रश्न होते हैं। तो यहां पर हम बात करें मारवाड़ी भाषा के अंदर मारवाड़ का भूगोल लिखने की जो बात है वो पंडित रामकरण आसोपा द्वारा की गई। बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, जिन्होंने मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल की रचना की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें जोधपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहां पर है कि 1942 के अंदर यदि हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला, और इसी आंदोलन के दौरान यहां पर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, मारवाड़ में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर की गई। सी सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पर हम बाल मुकुंद बिस्सा की यहां पर बात करेंगे। बाल मुकुंद बिस्सा जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जोधपुर के। इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये जब बीमार पड़ गए थे, इनको लू लग गई थी, उसके बाद में इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी मौत हो गई थी। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट है, इनकी मौत जो है वो भूख हड़ताल से हुई थी। इसलिए इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कब किया गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1929 के अंदर, 1932 में, 1947 में, 1933 में। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। आप जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मारवाड़ का जो नाम है वो बदल करके जोधपुर कब कर दिया गया। वर्तमान में अभी जो जोधपुर हम नाम देखते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को काफी लंबे समय से मारवाड़ नाम से जाना जाता था। एक पर्टिकुलर अपन सन की बात करें, डेट के बाद में इसका नाम जो है वो बदल के क्या कर दिया गया था, वो जोधपुर कर दिया गया था। बिल्कुल 1933 इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। और इस समय हम बात करें मारवाड़ के शासक कौन थे, तो महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा यह काम किया गया था। यहां पर हम जान रहे हैं कि 1900, कल हमने बात की थी, 1929 के अंदर अकाल राहत कार्यों के तहत महाराजा उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिहायशी इमारत या रिहायशी महल के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें कि कल्लों की कुल देवी के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है, तो लुटियाला माता, आई माता, करणी माता या चामुंडा माता। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कल्लों की कुल देवी की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो कल्लों की कुल देवी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। इस लोक देवी का एक पर्टिकुलर नाम है जिसे कल्लों की कुल देवी कहा जाता है, वो क्या नाम है, तो यहां पर हम बात करें लुटियाला माता की यहां पर बात करें तो ये आंसर यहां पर हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र से बिलोंग, फलोदी जो है यहां पर इनका मंदिर स्थित है। तो मंदिर की यहां पर हम बात करें तो कहां पर आ जाएगा, फलोदी क्षेत्र में आ जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जैता व कुपा किस मारवाड़ शासक के सेनापति थे, मालदेव, सरदार सिंह, राव जोधा या उमेद सिंह। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जेता और कुपा जो कि इतिहास के अंदर प्रसिद्ध जो सेनापतियों की जोड़ियां रही है, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है। यहां पर हम बात करें कि ये किसके सेनापति थे, तो राव मालदेव जो है इनके सेनापति थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था 1544 में, और इस युद्ध का नाम था 1544 में जो युद्ध हुआ था वो था जेतारण पाली के अंदर है। ये जेतारण का युद्ध जो है वो यहां पर हुआ था। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो राव मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी, राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो यहां पर हम बात करें कि प्रसिद्ध सेना नायकों के अंदर जोड़ियां जो है, यहां पर एक हमने जेता व कुपा की बात की। दूसरी हम बात करें जयमल फत्ता, ये भी एक प्रसिद्ध सेना नायक की जोड़ी रही है। इस तरह के जो प्रसिद्ध सेना नायक है उसमें एक जैसे गोरा बादल की हम बात करें, गोरा व बादल
तो यहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शन देकर के आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसका मतलब कौन कौन सेनापति जो है वो किस किस शासक के समय रहे हैं, इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। मेवाड़ की पावन धरा से प्रणाम, बिल्कुल सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत है, ठीक है ना। हाँ, चेतारण का युद्ध, इसे गिरी सोमेल का युद्ध भी कहा जाता है, बिल्कुल एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसे गिरी सामेल का युद्ध भी कह सकते हैं। तो ये गिरी सामेल का युद्ध जो है ये जनरली जैतारण के मैदान में लड़ा गया, इसका एक अन्य नाम जो है वो जैतारण का युद्ध है और इतिहास में ये गिरी सामेल के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें, जोधपुर के तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहा करते थे और उन संगीतज्ञ का जो नाम था वो था तानसेन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जोधपुर के तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो बांकीदास को जाना जाता है कि अली अकबर को जाना जाता है, गणपत लाल जी डांगी को जाना जाता है या मोहम्मद तैयब खां को जाना जाता है। तो यहां पर आप आंसर दीजिए, यहां पर आप कमेंट करके आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जोधपुर के तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है। जी मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। पाबू जी महाराज की पावन धरा से प्रणाम, जय जी। राजपुरोहित कह रहे हैं बिल्कुल आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम, ठीक है ना। ये आंसर जो दे रहे हैं बाकी दास, वो आंसर लगभग यहां पर गलत है। तानसेन की यदि हम बात करें तो अली अकबर खां जो है उनको जो है यहां पर जोधपुर का तानसेन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर बात करें कि इनर जंगल चित्र श्रृंखला का संबंध निम्न में से किन से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर हम एक एक ऑप्शन की व्याख्या करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिनमें प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। कुछ प्रश्न बिल्कुल सीधे प्रश्न होते हैं कि जैसे ही प्रश्न पढ़ा और उनका आंसर हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम यदि चारों ऑप्शन के ऊपर ध्यान दें तभी हम उनका सही तरीके से आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो यहां पर बात कर रहे हैं जमीला बानो की, पार्वती गहलोत की, ज्योति स्वरूप की और कुमारी समता शर्मा की। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर है इनर जंगल जो चित्र श्रृंखला है वो ज्योति स्वरूप की है। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। और जमीला बानो की यदि यहां पर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध गायिका थी। तो इनका संबंध किससे हो गया, गायन से संबंध हो गया इनका, गायन। और यहां पर यदि हम पार्वती गहलोत की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यह है 1928 में डॉक्टर बनने वाली पहली राजस्थानी महिला। तो यहां पर हम बात करें पार्वती गहलोत के बारे में, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ और 1936 में ये उच्च शिक्षा के लिए बाद में इंग्लैंड भी गई। तो 1928 में इनको MBBS हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि डॉक्टर की जो एक डिग्री होती वो इन्होंने प्राप्त की। और इस तरह की डिग्री इन्होंने राजस्थान में प्रथम बार प्राप्त की, मतलब इससे पहले किसी भी राजस्थानी महिला ने MBBS या डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं की थी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पहली महिला चिकित्सक भी हम इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कुमारी समता शर्मा की। तो कुमारी समता शर्मा जो है इनका संबंध चित्रांकन से है। चमड़े पर स्वर्ण मीनाकारी करने के कारण यह प्रसिद्ध है। इन्हें राजस्थान की सबसे या विश्व की कह सकते हैं हम सबसे कम उम्र की चित्रकार या चित्रांकन करने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। तो यहां पर हम बात करें इनका जो संबंध है वो संबंध है चित्रांकन से, चित्रांकन से संबंध। इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसका संबंध किन से है, तो वहां पर यह फैक्ट जो है हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। जी बिल्कुल, जय हिंद आप सभी को। चित्तौड़ की तरह से जीवन जी कह रहे हैं बिल्कुल आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की प्रत्येक बिंदु के बारे में हमने बात की कि किस किस से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर हम एक पर्सनल प्रश्न, अकेला प्रश्न भी ले सकते थे कि पार्वती गहलोत जो है उनका संबंध किससे है, कब डॉक्टर बनी, किस तरह से है। तो यहां पर हमने इस पूरे कंबाइंड प्रश्न के तौर पर एक एक
बिंदु की हमने यहाँ पर बात की कि जमीला बानो का संबंध किनसे है, पार्वती गहलोत का किनसे है, और ज्योति स्वरूप जी का किनसे है, और कुमारी समता का शर्मा का किनसे है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गणेशी लाल व्यास जो कि उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में शामिल नहीं है। प्रसिद्ध लेखक जो है यहाँ पर गणेशी लाल उस्ताद जी जो हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसमें से कौन सी शामिल नहीं है। गरीबों की आवाज, इनकलाबी तराने, बेकसों की आवाज और लड़े सुरमा आज भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है यहाँ पर। बिल्कुल कल से टाइम फिक्स रहेगा आपका 8 बजे, है ना। कमेंट आ रहा है नरपत सिंह जी का, तो कल 8:30 बजे का समय था, आज 8 से 9 ये क्लास होगी, और 9 से 10 जो है प्रेम जी सर की आपकी बहुप्रतीक्षित A to Z वाली जो क्लास है वो क्लास 9 बजे से चालू है आज। इस वजह से क्लास हमारी 8 से 9 लगी हुई है, तो ठीक है ना। तो ये क्लास डेली जो है वो 8 से 9 चलेगी, और सर वाली जो क्लास है वो 9 से 10 चलेगी। बिल्कुल क्लियर है सभी को। लड़े सूरमा आज भी जो है वो एक जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ये अलग रचना है, ये रचना गणेशी लाल जी की नहीं है ना। तो यहां पर हम आगे बात करेंगे कि ये रचना किसकी है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, राजस्थान थ्रू दी एजेज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो यहां पर नाथूराम जी खड़गावत, प्रोफेसर करण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी और कैलाश सांकला जी। तो यहां पर कौन सा आंसर सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से कि राजस्थान थ्रू दी एजेज जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है। जी बिल्कुल। जोधपुर कब आ रहे हो? बहुत ही जल्द आएंगे जोधपुर है, और जोधपुर के स्टूडियो से भी लाइव होंगे, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास कहीं से भी चले, यहां से चले वहां से चले, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने का उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंटेंट हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही संकल्प परिवार का उद्देश्य है। और आप जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त कर लें और एक बेरोजगारी की जो दुनिया है उससे निकल करके आप एक अच्छी जगह पहुंच जाएं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान थ्रू जी एजेज की बात यदि हम यहां पर करें तो नाथूराम जी खड़गावत जो है इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कैलाश सांकला के बारे में कल हमने बात की थी, लक्ष्मण सिंह जी के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कर्मा व घोरा का संबंध किस क्षेत्र से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दों से होते हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कर्मा व घोरा का संबंध किस क्षेत्र से है। संगीत कला से है, पर्यावरण रक्षा से है, शिक्षा से है, या समाज सेवा से है। फटाफट आप देखें, कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहां पर आप कमेंट कीजिए सबसे पहले। जी मनीषा जी शर्मा का कमेंट आ रहा है पर्यावरण से, बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण से यदि हम बात करें कर्मा व घोरा के बारे में, तो 1604 के अंदर इन्होंने जीवों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं घोरा और कर्मा की, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना बलिदान दिया या किस क्षेत्र से इनका संबंध है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है। जीवों की यदि हम बात करें तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक मामला है। बिल्कुल। तो 1604 की यह घटना है, राजस्थान में प्रथम ऐसी घटना मानी जाती है जिसमें कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अपना बलिदान दिया गया। कल हमने अमृता देवी विश्नोई के बारे में बात की 1730 के अंदर अभय सिंह के समय एक घटना घटी जब 363 महिला पुरुषों ने पेड़ों की रक्षा हेतु अपना प्राणों का बलिदान दिया। और यह बलिदान जो है इतिहास में बहुत बड़े स्तर पर माना गया, और वास्तव में मानना भी चाहिए कि पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और प्रति वर्ष जो है वहां पर हम बात कर रहे हैं एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। तो यह बलिदान जो है ये भी कुछ उसी तरह का बलिदान माना जाता है, लेकिन यह बलिदान की जो घटना है ये उससे पहले हो जाती है। हम इस घटना की बात करें घोरा और कर्मा की, यह है 1604 ईस्वी की, और वो है आपके 1730 ईस्वी की। जी बिल्कुल, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पात्रे टिप्पणी क्या है। आजकल आरपीएससी इस तरह के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछी जा रही है कि राजस्थानी जो शब्दावली है
वो चूंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस आधुनिकता के दौर में हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह के शब्दों के माध्यम से, राजस्थानी शब्दावली के माध्यम से, चूंकि आप नौकरी लगोगे तो आपका काम गांव में पड़ेगा, और गांव में हम जानते हैं कि आज भी बहुत बड़ी जो संख्या है वो एक कम पढ़े लिखों की है, या हम उनको साक्षर कह सकते हैं, निरक्षर भी कह सकते हैं। तो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तो अपनी लोकल भाषा में ही बात करेंगे, हैं वो जयराम जी की करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वो अपनी भाषा में बात करेंगे। अब इस तरह का अगर कोई शब्द उन्होंने बोला और हमारे समझ में नहीं आया तो हम उस समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे, जब हम वो बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने वाले की समस्या क्या है। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ से पाए लागू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका प्यार प्रेम स्नेह इस संकल्प परिवार के प्रति इसी तरह से बना रहे, एक शानदार ऊर्जा के साथ में आप जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से। रोयल मीणा जी चित्तौड़गढ़ से कह रहे हैं आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और सबसे पहले एक बार आप इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना। शेयर आपको करना है, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। आप जितना शेयर करोगे, जितना आपके भाई जुड़ेंगे, उतना ही क्लास में मजा आने वाला है। उसी दमखम के साथ हम इस क्लास को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पात्रे तिरपणिया क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसलमेर का इतिहास का पढ़ा रहे हो, बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसलमेर जो है वो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जैसलमेर की या बाड़मेर की ही आने वाली है। या तो कल बाड़मेर की क्लास आ जाएगी या आपके परसों आ जाएगी। तो जैसलमेर की क्लास 1-2 दिन में आपके आ जाएगी। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कवर करेंगे इतिहास को। आज इस क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो है इतिहास के प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं। कल आप कह रहे थे कि सर इतिहास के प्रश्न भी डालो, तो आज इस क्लास में आपके इतिहास के प्रश्न और उस प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करेंगे, आज इतिहास की बात भी करेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पात्र तिरपणी जो है ये क्या है। क्या जिंक से बना हुआ पात्र है, पीतल से बना पात्र है, लकड़ी से बना पात्र है, या लोहे से बना पात्र है। फटाफट कमेंट कीजिए, देखें आप। जी बिल्कुल कमेंट कीजिए। बिल्कुल सभी को राम राम, है ना। राम राम बोलना हमारी संस्कृति है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया है। तो राम राम सभी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कमेंट आ रहा है सबसे ज्यादा ए। नहीं, ये तो कल हमने बात कर ली थी कि जिंक से बना जो पात्र है वो क्या कहलाता है, बादला कहलाता है। तो यहां पर ये बादला आंसर नहीं होगा। इसके अलावा हाँ बताइए, देखें। जी बिल्कुल, RJ05 बिल्कुल भी आप बता रहे हो, ये भी गलत आंसर है। यहां पर जो है सबसे ज्यादा आप चक्कर में पड़ गए हो, ये लकड़ी से बना पात्र है। यहां पर हम बात करें पात्र तिरपणियां, इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल तो हर एग्जाम में ट्रेंड हो गया कि 3-4 तो इस तरह के प्रश्न आ ही जाते हैं, क्योंकि हम इस तरह के प्रश्नों से कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर हम बात करें कि श्वेतांबर जैन मुनि जो होते हैं, जैन मुनियों, श्वेतांबर जैन मुनियों के उपयोग में आने वाले पात्र क्या कहलाते हैं, पात्र तिरपणियां कहलाते हैं। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अगर इस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये कहां के प्रसिद्ध हैं भाई साहब, ये जोधपुर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है और जिसका नाम क्या है, पिपाड़ है जोधपुर के अंदर, और यहाँ के ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मारवाड़ के राष्ट्रगान को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मारवाड़ के राष्ट्रगान को किस नाम से जाना जाता है। क्या पंछीड़ा के नाम से जाना जाता है, फायरे फायरे के नाम से जाना जाता है, डांडिया के नाम से जाना जाता है, या धूसों के नाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल पोखरण की धरती से नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठीक है ना। झंडा गाड़ देंगे, बिल्कुल संकल्प परिवार आप सभी के सहयोग से झंडा लगभग गाड़ चुका है। आने वाले टाइम में धुआंधार क्लासेस चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी का प्यार प्रेम इसी तरह से बना रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कमेंट आ रहा है कि प्रश्न गलत हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखें, है ना। जीवन में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। एक प्रश्न यहां पर गलत हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर हम इतनी प्रैक्टिस कर लें, इतनी हमारी तैयारी हो जाए कि हम एग्जाम के अंदर ये प्रश्न गलत नहीं करें। और यहां पर जो ये क्लास है ये अभ्यास के तौर पर ही तो आपके लिए चल रही है, तो यहां पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी हम प्रश्न की बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के राष्ट्रगान को किस नाम से जाना जाता है। पिपाड़ सिटी के इलोजी की मूर्ति है सर, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के राष्ट्रगान की। तो धूसो जो है वो क्या है, मारवाड़ का राष्ट्रगान है। और सबसे बड़ी बात जो है इस धूसो की, इसके अंदर
एक नाम आता है, वो है घोराधाय का। घोराधाय, कौन नहीं जानता इनके नाम को। जिस प्रकार से मेवाड़ में राजकुमार के लिए अपने पुत्र का बलिदान पन्नाधाय ने दिया था, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था पन्नाधाय ने, उसी तरीके से हम बात करें मारवाड़ के अंदर भी अपने राजा को, अपने भावी राजा को बचाने के लिए घोराधाय ने अपना बलिदान दिया था। और यदि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि घोराधाय जो है वो किसकी धाय मां थी, तो यहां पर हम बात करेंगे अजीत सिंह की यहां पर धाय मां थी। जसवंत सिंह जी के बाद में जो है उत्तराधिकारी बनते हैं, काफी संघर्ष के बाद में वो उत्तराधिकारी बनते हैं। तो उस संघर्ष काल में ये इन्होंने सबसे ज्यादा बलिदान दिया था। इनके साथ में मुकुंद दास खींची, दुर्गादास राठौड़, बहुत ज्यादा सूरमा और वीर योद्धा यहाँ पर थे। तो यहाँ पर हमने घोराधाय की बात की। घोराधाय का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? दूसों के अंदर मिलता है। बड़े सम्मान के साथ में घोराधाय का जो है वो नाम इस राष्ट्रगान में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि किस संस्थान का संबंध जोधपुर से नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस तरह के जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उसमें हमें एक से अधिक फैक्ट के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है। एडवोकेट अकेडमी, देश की पहली एडवोकेट अकेडमी की यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की यहां पर हम बात करें तो 1957 के अंदर यह स्थापित हुई थी। प्राच्य संस्थान की बात करें 1950 में यह स्थापित हुई थी। यहां पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की यदि हम बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो कहां पर है? यह जयपुर के अंदर है जी, जयपुर के अंदर है हिंदी ग्रंथ अकादमी। और हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रमाणिक मानक पुस्तकें निकाली जाती है। जैसे इतिहास में आपने सुना होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास, डॉक्टर जयसिंह नीरज की राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो इस तरीके से जो आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, भूगोल के अंदर बात करें डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। तो ये जो पुस्तकें हैं ये भारत सरकार के द्वारा एक तरह से अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान है और इनके माध्यम से मानक पुस्तकें प्रकाशित की जाती है। और ये मानक पुस्तकें जो है जब भी कभी किसी प्रश्न में विवाद हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो इन्हीं पुस्तकों के माने जाते हैं। चूंकि ये खुद सरकार के द्वारा जारी की जाती है इसलिए सरकार उन्हें सबसे ज्यादा प्रमाणित मानती है। तो यहां पर हम बात करें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो कहां पर है? जयपुर में है, ये जोधपुर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मारवाड़ के किस शासक के समय लॉर्ड कर्जन ने जोधपुर की यात्रा की थी? तो आप याद कीजिए लॉर्ड कर्जन की यहां पर हम बात कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह के समय आए थे, महाराजा उमेश सिंह है, महाराजा सरदार सिंह है और महाराजा हनुमान सिंह है। तो महाराजा सरदार सिंह जो है इनका समय काल यदि हम बात करें तो 1889 से लेकर 1911 तक ये यहाँ पर शासक रहते हैं। उसके बाद में बीमारी से इनका निधन हो जाता है। तो यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह जो है इनके समय में जो है लॉर्ड कर्जन कहां पर आते हैं? जोधपुर में आते हैं, जोधपुर की यात्रा करते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मारवाड़ में तोल आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ में बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो उस समय में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो तोल आंदोलन जो है बाटों के नाप तोल को लेकर में डिस्टर्बेंस हो गया था कि भाई 800 ग्राम का किलो होगा कि 1000 ग्राम का किलो होगा। इस मुद्दे को लेकर एक आंदोलन चला गया मारवाड़ में जिसे तोल आंदोलन कहा गया। और यहां पर हम बात करें चांदमल सुराणा जो है इन्होंने प्रारंभ किया था और यह आंदोलन चला था 1920-21 के अंदर। 1920-21 के अंदर जो आंदोलन चला उसे तोल आंदोलन कहा गया। और उसके बाद में एक तरीके से वापस अपना निर्णय मारवाड़ सरकार को लेना पड़ा और ये आंदोलन सफल रहा। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे चांदमल सुराणा, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, गीगला का बापू नाम से मारवाड़ के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो यहां पर अब सबसे बढ़िया शानदार प्रश्न जो आ गया है, यहां पर हम पहले ही बात कर रहे थे कि ऐसा मुद्दा आने पर यहां पर हम बात करेंगे, गणेशी लाल व्यास को कहा जाता है कि प्रेम सिंह मुंदड़ा को कहा जाता है, गणपत लाल जी डांगी को कहा जाता है कि नाथूराम जी खड़ावत को कहा जाता है? बिल्कुल यहां पर आप शानदार तरीके से आंसर दीजिए। इस प्रश्न के लिए मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, ठीक है ना। प्रश्न है गीगला का बापू किस नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आप जो है अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाइए, 360 पे कीजिए, आपको बिंदास शानदार नजर आएगा। बिल्कुल यहां पर हम बात कर रहे हैं गणपत लाल जी जो डांगी है, इन्होंने 1965 के अंदर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने एक धारावाहिक निकाला था, है ना, और लड़े सूरमा जोर से। अभी इससे पहले हमने बात की थी। तो ये वही व्यक्तित्व है गणपत लाल जी डांगी और इन्होंने
बहुत सारे इस तरह के फिल्मों में या नाटक में काम किया और इन्हें क्या कहा जाता है, गीगला का बापू इन्हें कहा जाता है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जोधपुर में स्थित बापणी गांव से किस लोक देवता का संबंध है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की कि किस लोक देवता की जो है, लोक देवता का जो है वो संबंध है, एक नाम दिया गया है वो है बापणी गांव, उससे है। चूंकि जोधपुर की जो धरती है वहां पर अनेक लोक देवताओं ने जन्म लिया, बहुत सारे लोक देवताओं की कर्म भूमि वो रही है, इस वजह से ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहने वाला है। जी लड़े सूरमा आज भी बिल्कुल इसमें भारतीय सेना के शौर्य को दिखाया गया है, दमखम दिखाया गया है भारतीय सेना का। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जोधपुर के बापणी गांव में यदि हम बात करें तो मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया जो है इनका मंदिर जो है वो जोधपुर के बापणी में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद कल जो हमने प्रश्नों की बात की थी उसमें हमने पाबू जी से संबंधित भी बात की थी, हड़बू जी से भी संबंधित बात की थी और गोगा जी का संबंध जोधपुर से नहीं है। यहां पर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं धावाडोली अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो राजस्थान में ताल छापर चूरू जो अभ्यारण्य है वो सबसे ज्यादा कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर हम जोधपुर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये धावाडोली जो है वो जोधपुर के अंदर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण की यदि हम बात करें तो उसके लिए आपके माचिया सफारी, कुरुंजाबी, खिचन गांव है ना, गड़ियाल जो है इसका संबंध जयपुर के जंतुवाले से है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से किस मंदिर का संबंध ओशिया से नहीं है, तो ओशिया से संबंधित 3-4 प्रश्नों की बात हमने कल की थी, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट वहां से पूछे जाते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, उपकेश पटन इसका अन्य नाम है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, उसमें जो फेमस मंदिर है उसकी हम बात करते हैं। हरिहर मंदिर यहाँ पर स्थित है, सचियाय माता का मंदिर यहाँ पर है, महावीर स्वामी का सबसे पुराना मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। लेकिन चामुंडा माता के मंदिर की बात करें, ये मंदिर कहां पर है, ये जोधपुर दुर्ग में है। और 2008 के अंदर एक दुखांतिका घट गई थी, एक भगदड़ मच गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस घटना के कारण ये जो है काफी चर्चा में रहा था मंदिर, तो इस वजह से ये प्रश्न यहां पर आपके सामने आया है। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, जोधपुर का कौन सा उद्यान पब्लिक पार्क के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर उम्मेद उद्यान की यदि हम बात करें तो इसे जोधपुर पब्लिक पार्क कहा जाता है। जोधपुर पब्लिक पार्क कहा जाता है, और नाम से ही पता चल रहा है उम्मेद उद्यान तो किन्होंने बनाया, महाराजा उम्मेद सिंह ने इसको बनाया था, है ना। तो इसके बाद में हम बात करें माचिया सफारी, ये भी जोधपुर में है। खेजड़ली उद्यान आप सभी जानते हो, गुलाब बाग जो है वो उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, 1958 ईस्वी में राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उसका स्थानांतरण जयपुर से जोधपुर कर दिया गया था, और वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, इस तरह के फैक्ट जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। परमेश चंद्र समिति की बात करें, सत्यनारायण राव समिति की बात करें, BN राव समिति की बात करें या कृपलानी समिति की बात करें, तो यहां पर सत्यनारायण राव समिति जो है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध इस स्थानांतरण से है। परमेश चंद्र की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है, प्रतापगढ़ जिले का गठन जो है, गठन इसी समिति के आधार पर हुआ। और इसके बाद में हम बात करें BN राव समिति, ये संविधान से संबंधित समिति है। और कृपलानी की यदि हम बात करें तो ये आप जानते ही हो झंडा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है मारवाड़ के पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है, मेहाजी, हड़बूजी, पाबूजी, तेजाजी। इस तरीके से प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं पूर्व एग्जाम में। तो यहां पर हम एक ट्रिक की बात करें, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रखेंगे कि मारवाड़ के पंचपीरों को हम किस नाम से याद कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें मारवाड़ के पंचपीरों की तो गोगा जी इसके अंदर शामिल है, रामदेव जी शामिल है, मेहाजी मांगलिया शामिल है, हड़बू जी शामिल हैं और पाबू जी शामिल है ना। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ, ये यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर
पधारजो गोगाजी, गोगाजी जहाँ। यहां पर जहाँ का मतलब क्या होता है? घर होता है। कि जैसे गोगा जी के घर पे कोई कार्यक्रम किया गया है और सभी लोग देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें ये 5 जो लोग देवता हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जहाँ जी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो तेजा जी हो जाएगा। तेजा जी जो है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है, आप सभी को पता ही चल गया होगा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी, मांगलिया और 5 पीर जो है इसमें गोगा जी भी शामिल है, लेकिन तेजा जी शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, मारवाड़ के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कुल देवी में और आराध्य देवी में क्या अंतर होता है। तो जैसे हम बात करें कुल देवी की, कुल देवी तो ये एक तरह से क्या होती है? पैतृक होती है। और यदि हम बात करें आराध्य देवी की, आराध्य देवी की तो ये अलग अलग हो सकती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं आराध्य देवी और कुल देवी की। तो जो कुल देवी जो है वो हमारे कुल से चली आ रही है, मतलब जिस जगह से हमारा कुल चला आ रहा है, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से एक ही लोक देवी है, उसको हम सभी मानते आ रहे हैं। लेकिन हमारी व्यक्तिगत जो श्रद्धा है वो किसी भी लोक देवी के प्रति हो सकती है। यहाँ पर हम करणी माता की बात करें, करणी माता ने जोधपुर दुर्ग की नींव रखी थी, लेकिन वो राठौड़ों की कुल देवी नहीं है। यहाँ पर हम जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुल देवी है वो है नागनेची माता। और नागनेची माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? नगाड़ा बाड़मेर में है, नगाड़ा बाड़मेर में है। और इसका एक अन्य मंदिर जो है वो जोधपुर दुर्ग में भी है, जोधपुर दुर्ग के अंदर भी है। तो यहां पर इनके 2 मंदिरों की हमने बात की। इसके बाद हम बात करें चामुंडा माता जो है ये तत्कालीन शासकों की आराध्य देवी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम इसको कुल देवी नहीं मान सकते हैं। बाण माता जो है वो सिसोदिया राजवंश की क्या है? कुल देवी है। और बाण माता के भी जो मंदिर हैं वो राजस्थान में 2 जगह पर हैं, उदयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। इसके बाद में करणी माता तो आप सभी जानते ही हैं। करणी माता जो है इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। जी बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करें, मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कवि बांकीदास को कहा जाता है, मुणोत नैणसी को कहा जाता है, कि पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, कि दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मारवाड़ का अबुल फजल। तो अबुल फजल की यदि हम बात करें तो अबुल फजल जो है वो कहां के निवासी थे? इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो नागौर में इनका जन्म हुआ था। और यहां पर हम मुणोत नैणसी की बात करें तो मुणोत नैणसी की तुलना किससे की जा रही है? अबुल फजल से की जा रही है। अबुल फजल के भी अंतिम दिन जो है वो सही ढंग से नहीं रहे थे। अकबर के हम बात करें दरबारी विद्वान थे, लेकिन ये जब सलीम को समझाने गए थे, जहांगीर को समझाने गए थे, तब धोखे से रास्ते में जब ये आ रहे थे तो इनको मरवा दिया गया था। और उसी तरह की ये घटना मुणोत नैणसी के साथ हो जाती है। मुणोत नैणसी के ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर महाराजा जसवंत सिंह के समय इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में रख दिया जाता है। 1 लाख का इनके ऊपर अर्थदंड लगाकर इनको जुर्माना देकर के वापस छोड़ दिया जाता है। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए ये आत्महत्या कर लेते हैं। इनके समय में एक लोकोक्ति का प्रचलन चल जाता है कि राजा से आगे और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए, कभी भी लात मारी जा सकती है और अपना भविष्य खराब हो सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मुणोत नैणसी की, है ना। तो मुणोत नैणसी जो है वो मारवाड़ के अबुल फजल कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, रानी सागर तालाब का निर्माण किस मारवाड़ शासक की पत्नी या रानी द्वारा करवाया गया था? तो राव जोधा की जो रानी थी इनका नाम था जसमादे। यहां पर बात करें हम रानी जसमादे की, तो जसमादे ने रानी सागर तालाब का निर्माण करवाया था और ये कहां पर है? जोधपुर में है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, 27 मार्च 1527 को हुए खानवा युद्ध की हम बात करें तो मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उस समय जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो यहां पर हम बात करें जो आंसर होगा वो राव गांगा हो जाएगा, वो इस समय शासक थे। लेकिन मालदेव की यदि हम बात करें तो 4000 सैनिकों के साथ
सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया। तो यहां पर इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि खानवा युद्ध में मारवाड़ के किस व्यक्ति ने भाग लिया। तो उस समय राव मालदेव जो है वो मारवाड़ के शासक नहीं थे, लेकिन युद्ध करने के लिए कौन गए थे? राव मालदेव गए थे, कुंवर मालदेव गए थे। उस समय ये शासक नहीं थे, लेकिन राव गंगा की बात करें, है ना, रिश्तेदारी थी इनके, तो ये राव गंगा जो है यहां पर सैनिक सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चारण इतिहासकार या विद्वानों की हम बात करें तो राव मालदेव को इन्होंने किस नाम से पुकारा या किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि चारण इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है वो राव मालदेव का किस नाम से किया? तो इन्होंने हिंदू बादशाह इसे कहा है। यहां पर हम हसमत वाला शासक की बात करें तो फारसी इतिहासकारों ने फारसी इतिहासकारों की यहां पर हम बात करें तो इन्होंने इसको हसमत वाला शासक कहा था, लेकिन हिंदू बादशाह की यहां पर बात करें तो किसने कहा था? चारण इतिहासकारों ने कहा था। हिंदू पद की बात करें राणा सांगा को कहा जाता है, और हिंदू शासक जो है इसकी सबसे बड़ी उपमा जो है वो राणा कुंभा को दी जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेवा से प्रसन्न होकर मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रसन्न होकर के मुगल बादशाह जहांगीर ने दल थंबन की जो उपाधि है वो प्रदान की थी? तो यहां पर सबसे शानदार आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गज सिंह हो जाएगा। और सवाई राजा सूर सिंह की यदि हम बात करें, मारवाड़ के एकमात्र शासक थे जिनके नाम के आगे सवाई लगाया जाता है ना। हम जयपुर के शासकों को, आमेर के शासकों को पढ़ते हैं, वहां पर हम सवाई राजा जयसिंह पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा सवाई का उपयोग लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जोधपुर के शासकों की बात करें तो उनमें प्रारंभ में राव नाम मिलता है, जैसे राव मालदेव, राव सातल, राव जोधा। उसके बाद में महाराजा का नाम मिलता है, महाराजा गज सिंह है, महाराजा अजीत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि महाराजा गज सिंह जो है इनकी सेवा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या की थी? इनको दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जोधपुर निवासी वे व्यक्तित्व जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, नगेंद्र सिंह जी जो है इनका संबंध डूंगरपुर से है, और दलबीर भंडारी जो हैं ये जोधपुर के रहने वाले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश हैं। 2017 में इन्हें दूसरी बार न्यायाधीश चुना गया। राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है, जोधपुर के लिए तो है ही है, राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहां पर राजस्थान से दो व्यक्ति जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहां पर जो है ये न्यायाधीश रहे। दलबीर भंडारी जो हैं बहुत बड़े कानून वेता हुए, नगेंद्र सिंह जी जो डूंगरपुर के राज परिवार से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से है। नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, जोधपुर जिले में स्थित लवणीय झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लाया झीलें, खड़ीन, है ना। तो ये जो है ये झीलों के प्रकार की यहां बात कर रहे हैं। जोधपुर में पर्सनल हम बात करें तो लवणीय झीलों को किस नाम से जाना जाता है? डांड के नाम से जाना जाता है। प्लाया झीलें और खड़ीन की हम बात करें, पाली वालों द्वारा विकसित पद्धति है ना। जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। फोग क्या है? एक पौधा है। फोग क्या है? एक पौधा है। और मारवाड़ शासकों की यदि हम बात करें तो मारवाड़ शासक जब दक्षिण अभियान पर थे तो उनको एक फोग का पौधा दिखा और उन्होंने कहा कि हमें तो अकबर तेड़िया, तू क्यों आई फोग? अरे हमें तो अकबर ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन फोग तू यहाँ पर क्यों आई? उनको ये समझ में नहीं आया कि मारवाड़ का पौधा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये एक तरह से बात यहाँ पर प्रचलन में आ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मेजर शैतान सिंह जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध जोधपुर जिले से है, और इन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में युद्ध किया था, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वीर गति को प्राप्त हुए थे। मरणोपरांत जो है इन्हें क्या दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया। और इनका जो है हम बात कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, जोधपुर में एक गांव है बाणासर, जोधपुर के बाणासर गांव के ये निवासी है मेजर शैतान सिंह है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की यहां पर हम बात करें, संबोधि धाम किस झील के निकट स्थित है? सबसे शानदार प्रश्न है। तो यहां पर हम बात करें बाल समंद के निकट है, गुलाब सागर के है कि तख्त सागर के है कि कायलाना झील के यहां पर है? तो यहां पर हम बात करें बाल समंद के निकट ये स्थान है, संबोधि धाम, है ना। संबोधि धाम की हम बात कर रहे हैं, बाल समंद झील के यहां पर ये
निकट है, यहीं पर तलहटी के महल भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, जोधपुर की किस पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ में मिलते जुलते नामों को लिया गया है। ऑप्शन में कुर्ता पजामा, कोट पैंट, कमीज धोती या अंगरखी, तो ये सभी पहनने के वस्त्र हैं, लेकिन इसमें हम कोट पैंट की बात करें तो इसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। आप सभी को याद हो तो मोदी जी का वो कोट पैंट जो कि जोधपुरी कोट पैंट था, नीलाम किया गया, बहुत बड़ी कीमत पे बिका और उसको लेकर एक कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई। तो वो क्या है? जोधपुरी कोट पैंट है। जोधपुर का सापा कोट पैंट जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहां पर हम नेक्स्ट और सेकंड लास्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से जोधपुर का प्रसिद्ध नहीं है। चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन जोधपुर की भी प्रसिद्ध है। सापा जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोचड़ी, चमड़े की जो मोचड़ी है जोधपुर की विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पगड़ी की बात करें तो मेवाड़ की आन बान शान, मेवाड़ की प्रसिद्ध है ना। तो पगड़ी की यहां पर हम बात करें तो पगड़ी जो है वो क्या है? मेवाड़ की आन बान शान मानी जाती है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है पगड़ी वो किसकी है? मेवाड़ की पगड़ी प्रसिद्ध है। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो प्रश्न है, फलवर्दिका के नाम से किसे जाना जाता है? फलोदी, मंडोर को, बापणी को, पुष्कर को। तो यहां पर फलोदी जो है उसका पूर्व या अन्य नाम जो है वो क्या है? फलवर्दिका है। इसी के साथ में आज की हमारी जो सेवा है वो समाप्त हुई। हम कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, इसी ऊर्जा और जोश के साथ में, नए जिले के साथ कल हम बात करेंगे। इसी के साथ आप अनुमति दीजिए। जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें